हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में रखा गया है, जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी या ये कह सकते हो ओवरऑल इकोनॉमिक चैलेंज के साथ जुड़ा हुआ काफ़ी गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि वाटर की वॉलेटिलिटी जो है वो आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ये वाटर की वॉलेटिलिटी क्या है, और हम लोग तो अभी तक सोच रहे थे कि वाटर की जो स्कैरसिटी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर स्कैरसिटी और दूसरा शब्द आपका है वॉलेटिलिटी। और इसके अलावा इन्होंने दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कही है। द थिंग वी कॉल फ्री इज द थिंग वी डिस्ट्रॉय, यानी कि जिस चीज को हम लोग मुफ्त समझते हैं उसको सबसे ज्यादा खत्म किया जाता है, सबसे ज्यादा हम लोग जो है अंधाधुंध दोहन करते हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही कि फ्री इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड इन द पब्लिक पॉलिसी। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि वाटर की स्कैरसिटी और वाटर की वॉलेटिलिटी में क्या अंतर होता है। देखो, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज की कमी होना। तो पानी की कमी आज हमारे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी की वॉलेटिलिटी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि जो पानी की उपलब्धता है वो अनिश्चित हो चुकी है। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारे शहरों के अंदर या ये कह सकते हो हमारे राज्यों के अंदर आपको पानी की एक निश्चित अमाउंट देखने को मिलती थी। 60 से 70 दिन मॉनसून सीजन के दौरान पूरा आपको पानी देखने को मिलता था, वर्षा देखने को मिलती थी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपका होता था, और उसके साथ में हमारे जो जलाशय होते थे उनमें पानी आपको देखने को मिलता था, जैसे नदियां, झील, तालाब। लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि एक ही राज्य के या एक ही जिले के अंदर हम एक साल में दो अलग अलग कंडीशन देखते हैं। मॉनसून सीजन के दौरान एकदम से वाटर इंटेंस रेनफॉल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, कई दिनों तक वर्षा होगी नहीं, और फिर एकदम से बारिश आएगी और बहुत ज्यादा तेज आपका पानी बरसेगा, और जिसकी वजह से फ्लड यानी कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और वो पानी आपका बह के नदियों में, झीलों में, तालाबों में चला जाता है, और उतनी ही जल्दी वो सूख जाता है। अगले सीजन में आपको सूखा देखने को मिलता है, यानी कि एक ही साल में हमने सूखा भी देखा, हमने बाढ़ भी देखी उसी कंडीशन में। और यही सबसे बड़ा इंपैक्ट है आपके क्लाइमेट चेंज का, जिसको हम लोग जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ कि जो आपका बारिश पहले स्टेगनेंट होती थी, कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल देखने को मिलती थी 60 से 70 दिन तक, वो आपकी चेंज हो चुकी है। एकदम से आपके जो एलिनो या ये कह सकते हो कि क्लाइमेट के अंदर जो बदलाव है, रेनफॉल आपको उसके अंदर बदलाव देखने को मिला है, पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, एकदम से जो है आपको टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिला है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वाटर का जो आपका लेवल है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर लेवल अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका काफी क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। कई जिलों में, कई राज्यों में, कई शहरों में, कई आपका ऐसे जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं या इंपॉर्टेंट आपके जिले हैं उनमें ग्राउंड वाटर लेवल काफी हद तक डिक्रीज हो चुका है। जैसे मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लिमिट से बहुत ज्यादा है, और ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2025 कहती है, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा तैयार की गई थी, उनका मानना है कि पंजाब सबसे ज्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है 156%, यानी कि जितना रिचार्ज कर रहा है उससे बहुत ज्यादा अधिक पानी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। हरियाणा के अंदर 136% वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, राजस्थान के अंदर लगभग 146 या 145% वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो सोच सकते हो कि आपका जो एग्रीरियन स्टेट्स है उनकी ये हालात है। तो अगर इसी प्रकार से ये बदलाव बना रहता है तो यहां पर वॉलेटिलिटी का मतलब आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि एक्चुअली में जितना पानी आपका जिस प्रकार से यूटिलाइज होना चाहिए था, जहां पर वहां पे स्टोर होना चाहिए था, जिस समय उसका जो है मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए था, वो प्रबंधन नहीं हो पाया, और उसका जो है एकदम से लिमिटलेस हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो वाटर आपका आने वाले समय के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती हमारे लिए बन सकता है। तो अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। तो अगर आपका वाटर में वॉलेटिलिटी आती है, इस प्रकार से बदलाव आता है, पानी की कमी अगर होती है, तो सबसे बड़ा प्रभावित सेक्टर होगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग जानते हैं कि 47% वर्कफोर्स आपका आज देश का इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी पानी की कमी होती है, बारिश की कमी होती है, तो आप लोग जानते होंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा इरिगेशन की जो कॉस्ट है, लागत है, वो आपकी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फार्मर की जो इनकम है वो क्या होगी, यहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो इस सबका इंपैक्ट आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। और प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो फार्मर की इनकम क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। और ओवरऑल जो इसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं उनका लाइवलीहुड कहीं ना कहीं खतरे में आएगा, रोजगार की कमी आपको देखने को मिलेगी, और ये कह सकते हो कि फूड सिक्योरिटी भी आने वाले समय में खतरे में आ सकती है, और उसी के साथ जुड़ी हुई है हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी, वो भी कहीं ना कहीं आपकी खतरे में देखने को। इसका मतलब ये कह सकते हो
कि वाटर की वॉलेटिलिटी सीधा सीधा फूड सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही प्रॉब्लम आएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चाहे हम लोग यहां पर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, या हम लोग यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, ये सभी इंडस्ट्रीज काफी हद तक वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है। पानी की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो ओवरऑल यहां पर लोगों का निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो हमारे देश की अगेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में खतरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण लगातार हमारे देश का बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जगह की जरूरत ज्यादा है, पानी की जरूरत ज्यादा है, और आप लोग जानते होंगे कि शहरों के अंदर लगातार आपका ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है, जो हमारा सॉइल सीलिंग की वजह से, सॉइल सीलिंग मतलब हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज था उसके ऊपर काम नहीं किया। आप लोग जानते हैं कि आज हमारे देश की मिलेनियम सिटी, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, जब भी बारिश आती है तो कितनी बुरी हालात इस जो है आपके एक छोटे से यहां पर शहर की, मतलब इतने बड़े शहर की हो जाती है। और जो शहर अपने आप में मतलब इतना बड़ा रोजगार देता है, इतना बड़ा यहां पर ये कह सकते हो कि टैक्सेशन देता है, इसके बावजूद उसका मैनेजमेंट कितना जो है वर्स्ट हो चुका है, कितना गंभीर यहां पर ये सवाल या गंभीर चुनौती हमारे लिए पैदा कर रहा है। आप लोग सोच के देखो, मैं एक राज्य और एक शहर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि बाकी शहरों के और क्या हालात होंगे। तो आप प्रेजेंट टाइम में ये सोच के देखो कि इस अर्बनाइजेशन की वजह से, ये नहीं कि शहरीकरण नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें प्लानिंग तो होनी चाहिए ना। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर हम बाकी सेक्टर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, रोड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से वाटर का मैनेजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है। वाटर एक केवल संसाधन ही नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, फूड सिक्योरिटी का, हमारे देश के रोजगार का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सबका एक बहुत बड़ा बैकबोन है। तो उसको संभालना भी तो उतना ही जरूरी है, और यही यहां पर कहना है इन आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी का। और एक बात बतानी जो मैं आपको कह रहा था कि प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो प्राइस है ना, वाटर जो है हम लोग क्या रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पानी जो है या तो बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है या वो बिल्कुल ही आपका जीरो कॉस्ट पे उपलब्ध है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। तो यहां पर जो बात कही है ना कि जिस चीज को हम लोग फ्री कहते हैं उसको हम लोग खतरनाक तरीके से अंधाधुंध दोहन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको एक लिमिटलेस तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आज अगर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन बढ़ चुका है, फ्लड इरिगेशन आपका हो रहा है, वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, और हम बाकी जितनी भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वाटर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहे हैं, रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, और आपका जो हमारा पानी कहीं ना कहीं जो आपकी सॉइल के ऊपर कहीं सही तरीके से मैनेज होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम इन्होंने जो कही कि फ्री इज मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड इन द पब्लिक पॉलिसी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हमारे देश के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी में फ्री जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड माना जाता है। जैसे हम फ्री बीज की बात करते हैं कि भाई आपका महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए गए, या फिर जो है आपका लोगों को आपका फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो फ्री का मतलब ये नहीं कि लोगों को फ्री की सुविधाएं देना बंद कर दो, इसका अर्थ है कि सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, और जो चीज जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे भी लिए जाए, और आपका जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जिस प्रकार से आपके पानी की बात करें तो उसका सही मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अब देखो वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात यहां पर प्रेजेंट टाइम में है कि वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए हमें बफर, वाटर बफर आपके क्रिएट करने होंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर हम लोग फूड का बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्राइसिस आता है, अगर भोजन की कमी हो जाती है तो भोजन को आप उपलब्ध करवा सकते हो। उसी प्रकार से वाटर का बफर कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, एक तो वो जो आपकी ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। हमारे जो जितने भी पानी के संसाधन हैं, नदियां, झील, तालाब, उनके अंदर वाटर का स्टोरेज एक्सपेंशन किया जाए, जो आपके पुराने तालाब हैं उनको रिजुविनेट किया जाए। इसके अलावा डिसैलिनाइजेशन, जो आपके सैलाइन एरिया ये कह सकते हो जहां पर आपका कोस्टल रीजन है उनके अंदर डिसैलिनाइजेशन की जाए, और इसी प्रकार से हम लोग गुड मॉनसून के दौरान वाटर के स्टोरेज को आपका इंप्रूव करें, वाटर हार्वेस्टिंग को बेहतर करें, वाटर का रिसाइकलिंग बेहतर करें, वाटर का रीयूज बेहतर करें, ताकि आपके आने वाले समय में जब क्राइसिस हमें देखने को मिले तो उस समय पानी की उपलब्धता हमारे पास सुनिश्चित होनी चाहिए, वाटर को हम अवेलेबल करवा सकें, और जो पानी की कमी है वो हमें ना खले या उसकी वजह से चुनौती हमें ना देखने को मिले। तो जिस प्रकार से पानी जो है वो एक प्रकार से हमें ये कह सकते हो कि आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना है। और मेरा तो यहां पर एक और यहां पर कंसर्न है, वो ये कि प्रेजेंट टाइम में सॉइल और वाटर, इन दोनों का आपस में एक बड़ा अच्छा और कॉम्बिनेशन रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या है कि सॉइल और वाटर को अच्छे से समझना होगा, और इन दोनों के बीच में
एक जो बॉन्डिंग है, एक इंटीग्रेशन है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि गुड फर्टाइल सॉइल जो होती है, जिसके अंदर मतलब अच्छी मात्रा में आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होता है, वो आपकी बायोस्पॉन्ज के तौर पर जानी जाती है। बायोस्पॉन्ज का मतलब क्या हो गया कि वो पानी को बहुत अच्छे तरीके से सोख सकती है। माना जाता है कि अगर 1% कार्बन अगर आपके सॉइल में बढ़ जाता है तो वो लगभग 1 लाख लीटर पानी की स्टोरेज को इंप्रूव कर सकता है, स्टोर ज्यादा कर सकता है। तो सोच के देखो कि अगर हम इस बायोस्पॉन्ज को, ऑर्गेनिक कार्बन को मिट्टी में इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो आपका सॉइल का कॉम्पैक्शन है वो कम होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और वाटर का जो एक प्रकार से उसके अंदर स्टोरेज है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग, जिसके द्वारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है, वो बेहतर होगा। और सॉइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा यहां पर ये कह सकते हो स्टोरेज जो है उसका काम कर सकता है। और उसके साथ हम लोग इसमें क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके इवेपोट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और सॉइल के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है पानी। और आप लोग जानते हैं कि सॉइल यहां पर और उस वाटर के साथ आपका क्रॉप का, प्लांट का कितना बेहतर रिलेशनशिप है। और साथ में हम लोग यहां पर ट्रीज का जो कवर है उसको बढ़ा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ट्री का कवर लगातार हमारे देश के अंदर डिक्रीज होता जा रहा है, तो अगर ट्री के कवर को और ज्यादा एनहेंसमेंट कर दिया जाए तो ये आपके इरोजन को भी कंट्रोल करेगा, यानी कि जो एक्सेस वाटर का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस करेगा, और ओवरऑल ये कह सकते हो कि जो हमारा क्राइसिस है, वाटर और सॉइल का क्राइसिस, उससे हमें बचा सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो सही तरीके में, सही मायने में ये कह सकते हो कि हमें ओवरऑल आपका इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर हम वाकई में एक सस्टेनेबल लाइफ की तरफ मूव करना चाहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग और सस्टेनेबल फ्यूचर हमारे बच्चों को अगर हम देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। और ये आज के समय की जरूरत है, आज के समय की नीड है, और वाकई में इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी के द्वारा सही एक मुद्दा यहां पर उठाया गया है और इसकी जरूरत भी थी। और इसी प्रकार के अगर केवल यहां पर ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल पॉलिसीज के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, और ये मुझे लगता है कि इसमें केवल आपका लोगों के ऊपर जो है, मुझे मतलब जहां तक मैंने जो अपने दिमाग से सोचा वो ये कि हमें लोगों के ऊपर इन चीजों को थोपना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज को क्रिएट करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर लगातार आपका नमामि गंगे प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं कि भाई रन किया गया था, लेकिन आज भी हमारे देश की गंगा की स्थिति क्या है आप लोग जानते हैं, यमुना की स्थिति क्या है हमारे देश के अंदर जानते हैं, है ना। इसके अलावा अभी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर रिपोर्ट देखी जाए तो हम लोग 176 रैंक पर पहुंच चुके हैं। तो हमारे देश के अंदर पर्यावरण, सैनिटेशन, इनकी हालात बद से बदतर क्यों है, हम लोग इनके ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते। तो सही तरीके से, नीतिगत तरीके से काम करने की जरूरत है। लगातार हम लोग इन प्रोटेस्ट में और बिल्कुल मतलब बेबुनियादी बातों के अंदर आजकल लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और कभी पॉलिटिक्स के नाम पर। तो और मेरा ये मानना है कि कोई भी एक सिंगल पर्सन को ना हमें ये नहीं कि आपका ये मान लेना चाहिए कि वही सर्वोपरि है ना। हमारा जो है कहीं ना कहीं इस देश के प्रति हम लोग सर्वोपरि हैं, इस देश के प्रति हम लोग देशभक्ति रखते हैं, लेकिन किसी पर्सन या किसी पार्टी के प्रति हमारी कोई देशभक्ति नहीं है। देश के अंदर अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में है तो डेफिनेटली उसके ऊपर सवाल खड़ा करना हमारा सवाल हक बनता है। हम इस देश के नागरिक हैं और हम हमेशा सरकार के अपोजिशन में रहते हैं। जब भी कोई उनसे गलती होती है तो हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो आज मेरा ये मानना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए 2019 से खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला वो आप लोग जान सकते हैं कि एयर क्वालिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स में 174th रैंक पे हम लोग आज आ रहे हैं। और इसी प्रकार से वाटर को लेकर आप लोग जानते हैं कि अलग अलग यहां पर डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए गए, उनका क्या रिजल्ट निकला इस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाबू या नेता लोग हैं वो हमारे देश को करप्ट करते जा रहे हैं। लगातार जो है उसका ये कह सकते हो कि मीडियम और जो आपके लोअर कैटेगरीज के लोग हैं उनका खून चूसते जा रहे हैं, लेकिन सही तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था हमारे देश में वो नहीं हमें मिल पा रहा है। बाकी आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इसी प्रकार के क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल और ये कह सकते हो हमारे देश के इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ जुड़े हुए बातचीत के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि इनका समराइजेशन, इनका विश्लेषण इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाते रहें। और अगर आपको ये सेशन हमारे अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।